नमस्कार, मैं हूं अनिकारन, हाजिर हूं एक बेहद अहम मुद्दे के साथ। कोरोना संकट का असर का डेयरी पर सीधा सीधा असर पड़ा है। दूध के दाम में भारी गिरावट आई है। यह आज बोतल बंद पानी से भी सस्ता हो गया है। ये 15 से 20 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। डेयरी संघों ने दूध की खपत गिरने का बहाना देकर दूध के दाम में प्रति लीटर 10 से 12 रुपए की कटौती की है। इस दौरान चारा महंगा होने से भी डेयरी में किसानों का नुकसान बढ़ा है। इन सब का नतीजा ये कि किसानों के सामने दूध को फेंकने तक की नौबत आ गई है। इस दौरान सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन इसमें किसानों को तत्काल राहत देने के लिए कुछ भी नहीं था। किसानों को सस्ते कर्ज का विकल्प दिया गया है, लेकिन किसान इसे समस्या का समाधान नहीं मान रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि देश में 7-7.5 करोड़ परिवारों को रोजगार देने वाला डेयरी उद्योग अपने ही पैरों पर खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। इसी पर केंद्रित है आज की चर्चा। महंगा चारा, सस्ता दूध कैसे चलेगा? तो आज की इस विशेष चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ खास मेहमान हैं किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी साहब और डेयरी संचालक किसान लवकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं कि डेयरी किसानों का क्या कहना है। 3-4 महीने पहले रेट दूध का 40 रुपये लीटर था। अब बहुत मट्टी खराब हो रही है लॉकडाउन की वजह से। कोई सरकार दूध की ओर ध्यान नहीं दे रही, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। चारा बहुत महंगा है, राशन बहुत महंगा है। अब वो उसी दूध की कीमत 32-33 रुपये लीटर की पड़ रही है, जिससे किसानों को बहुत हानि जा रही है। सरकार का ध्यान बिल्कुल भी किसानों की तरफ नहीं है, इसकी ओर आना चाहिए। पिछले दिनों 4 महीने पहले लॉकडाउन से पहले जनवरी फरवरी में जो रेट दूध के रेट थे हमारे 44 और 45 रुपये प्रति लीटर हमको मिलते थे। उसका मापदंड 60 फैट और 90 SNF पर। आज की तारीख में उसी दूध की कीमत जो है 34 और 35 रुपये लीटर है। तकरीबन 15-16 रुपये का प्रतिदिन हमको नुकसान हो रहा है। इसमें इनके जो पशुओं के चारे की, राशन की जो खर्चा है उसकी भी पूर्ति आज की तारीख में करना हमको बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम लोग यहाँ दूध गिरा कर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में सभी क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने मदद की है, लेकिन दूध से व्यवसायी जो हैं इनको ना चारा का व्यवस्था किया गया, ना जानवर को खाने के लिए कोई व्यवस्था किया गया, ना दूध व्यवसायी के लिए कोई ध्यान दिया गया। जबकि केंद्र और राज्य सभी को देखा जा रहा है कि सब जगह सब मदद किया जा रहा, लेकिन दूध व्यवसायी के ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। ना आर्थिक मदद हो रहा है, ना किसी तरीके का कोई, ना पार्टी वाले कर रहे हैं, ना कोई सरकार कर रही है, ना कोई। ये दूध जितना है लॉकडाउन में दुकान से लेकर के सब बंद है। आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया, ना घर में खाने का है, ना बच्चे को पढ़ाने का खर्चा है। हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को जब से लॉकडाउन हुआ तब से आज तक अभी तक ना हम लोग का होटल बंद है, ना दूध बिक्री हो रहा है। उसके चलते टोटल दूध हम लोग का रह जा रहा है। और हम लोग जितना खटाल वाला है सब दूध के ऊपर ही निर्भर है, वही व्यवसाय का, उससे नून रोटी रोजगार चलता है। आज मवेशी का चारा तक नहीं है, घर में खाने को नहीं है, ना दूध बिक्री हो रहा है, ना कुछ खाने को मिल रहा है। हम लोग का यहाँ पर कोई आर्थिक सहायता खटाल वाला भाई को किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही मवेशी को चारा मिल रहा है और ना ही खटाल वाला कुछ हेल्प मिल रहा है। अभी भी अगर हमारी सरकारें नहीं जगी, हमारे बारे में नहीं सोचती हैं, तो हमारे लिए मरने से और कोई उपाय नहीं है। हम लोग रोड पे आएंगे और आत्महत्या और आत्मदाह करने के लिए भी हम लोग उत्सुक होंगे। क्या करेंगे? और कोई हम लोग, हमारे पास रास्ता नहीं है। और ये ना ही दूध बिक्री हो रहा है, ना कुछ। मिठाई दुकानें तो खुली हुई हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, लेकिन कोई मिठाई खाए तब तो मिठाई बिक्री होगा। तो हमारा दूध जो है ऐसे बर्बाद हो रहा है, तो उसको हम लोग रोड पे बर्बाद करेंगे, फेंकेंगे। सरकार अगर हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हमारी जो स्थिति है और दयनीय होगी। तो आपने सुना इन डेयरी किसानों को। सबसे पहले चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। डेयरी किसानों की जमीनी बुनियादी दिक्कतें, आप उनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत करते रहे हैं। चाहूंगी कि आप उनकी जो बुनियादी दिक्कतें हैं इस वक्त उसको सामने रखें। देखिए अनिका जी, दूध के दाम जो है बहुत कम चल रहे थे पिछले 4-5 सालों में लगातार। उसके बाद दिसंबर में कुछ रेट जो है ठीक हुए थे और फरवरी में लगभग जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो 44-45 रुपए
प्रति लीटर जो 6.5% फैट 9% एसएनएफ वाला क्वालिटी का दूध होता है भैंस का, उसका परचेज 45 रुपये प्रति लीटर के आसपास कर रहा था। तब तक किसान को कुछ राहत थी, लेकिन जैसे ही ये जो है महामारी आई और देश भर में लॉकडाउन हुआ, उसके बाद दूध के रेट 8-10 रुपए एकदम गिर गए हैं। और कोऑपरेटिव्स में भी मैं जो है अमूल की जहां तक बात करूं, अमूल ने तो फिर भी काफ़ी हद तक रेट्स को संभाला हुआ है। हालांकि इनके रेट भी 3-4 रुपए कम हुए हैं, लेकिन बाकी तमाम जितने भी चाहे कोऑपरेटिव्स हों या नॉन कोऑपरेटिव्स हों, प्राइवेट सेक्टर हो, और जो दूधिया वगैरह है, उन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी है। 27, 28, 30, 32 रुपए लीटर पर दूध गिर गया है। जबकि अमूल के रेट जो फुल क्रीम के कंज्यूमर को देने के हैं, फुल क्रीम दूध के दिल्ली एनसीआर में वो 55 रुपए लीटर है। तो ये प्राइवेट वाले जो है या मदर डेयरी भी ये अमूल से दूध बेचने में ग्राहकों को तो मुकाबला करते हैं, लेकिन जब खरीदने की बात आती है ये अमूल से 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए नीचे खरीदते हैं। तो अमूल असल में एक स्टैंडर्ड बनाता है मार्केट में। यदि अमूल अपने रेट को ऊपर थामे रहे तो बाकी लोगों पर भी जो है पॉजिटिव एक असर दूध की इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो हमारी यही बार बार सरकार से भी निवेदन रहता है। सीधे अमूल के जी, अमूल से हमारे साथ आर एस सोढी जी जुड़े हुए हैं। सोढी जी, ये बताएं, जो सीधे पुष्पेन जी ने सवाल रखा है कि अगर रेट को ठीक से थाम कर रखे रहे अमूल, तो उससे बाजार पर एक व्यापक असर पड़ता है। क्या कहेंगे कि हम भाव को क्यों नहीं संभाल पाए? हालांकि काफी हद तक अमूल ने ठीक ठाक प्रोक्योरमेंट की, लेकिन भाव फिर भी थोड़े मंदे रहे। अनिका जी, आप सही फरमा रहे हैं और पुष्पिंदर जी ने बिल्कुल सही बोला कि दिसंबर तक से भाव बढ़ने शुरू हो गए। 3-4 सौ तक किसानों को नुकसान था, और जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ किसानों दूध का खरीदने का कोई खरीदारी नहीं रहा, तो बेचारे किसानों को जो भाव मिला उस भाव पे उन्होंने दूध बेचा। अभी देखिए, पहले मेन मुद्दा क्या है मैं आपको बताऊं, उसका कारण क्या है। देखिए, भारत में जितना दूध सरप्लस है ना, उसका 1/3 ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है और 2/3 अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। जो आपने बोला, दूधी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, मिठाई बनाने वाले हैं, वो है। जैसे ही लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, इन लोगों का काम बंद हो गया, तो उन्होंने टेम्पररी बोलिए अभी चालू हुआ थोड़े दिन पहले, दूध लेना बंद कर दिया या कम कर दिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर था 1/3 इंडिया भर में है। अब जैसे गुजरात में तो वो जितना सरप्लस दूध का 90% ले लेता है, पर अगर मैं यूपी की बात करूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो 10% भी नहीं है सरप्लस दूध का, 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जैसी दूध की डिमांड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ी, तो जो कोऑपरेटिव थे जैसे हमारे, तो हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर आया, किसान के हमारा दूध लीजिए। आज अगर मैं बताऊं आपको, हम गुजरात के बाहर से आज की तारीख में पिछले साल 21-22 लाख लीटर ले रहे थे, आज हम 46 लाख लीटर ले रहे हैं, 110-20% ज्यादा ले रहे हैं जी। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैपेसिटी थी दूध लेके उसको प्रोसेस करके मार्केट, अभी ये तो क्योंकि अमूल की कैपेसिटी थी, हम यूपी में 100% से ज्यादा ले रहे हैं, पर सबकी ये कैपेसिटी नहीं होती। तो जब तक अब दूध किसान के या किसी भी कृषि उत्पाद के भाव तभी किसान को मिलेंगे डिमांड और सप्लाई में थोड़ा मैच हो। जैसे गुजरात में हमारा पूरा का पूरा मेजोरिटी, तो किसान को यहाँ पे भी गाय के दूध के 31-32 और भैंस के दूध के 44-45 रुपए फार्मों को मिल रहे हैं, साल के एंड में 3-4 रुपए मार्जिन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर मेन है। तो ये अभी आप टेम्पररी कोई सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सर, यानी कुल मिला के ऑर्गेनाइज सेक्टर की कमी है, और जब ऐसे में कोऑपरेटिव्स पर खासा बोझ आ जाता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभालें, आपके ऊपर दारोमदार भी आ जाता है। तो ऐसे में जो प्राइस है वो बहुत सेंसिटिव है, और जैसा कि पुष्पेन जी ने सामने रखा कि प्राइस को अगर आप थाम कर चलें तो शायद पूरे इंडस्ट्री में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी प्राइस को थाम कर संभाल कर चलेंगे, तो शायद बाजार का कुछ भला होगा। खास तौर से प्राइस पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है आगे चलकर, क्या करने की आप सोच रहे हैं? प्राइस क्या होता है, आज देखिए जो तो दूध बिक रहा है वो उतना ही बिक रहा है, ठीक है, बल्कि थोड़ा कम ही हुआ है। अगर आज 40-45 लाख लीटर दूध ज्यादा आ रहा है तो उसका आप क्या कर रहे हैं? उसका स्किम मिल्क पाउडर बना रहे हैं या व्हाइट बटर बना रहे हैं, उसके रेट 100 रुपए गिर गए। तो आपको ये देखना है कि आप साल के एंड में नुकसान तो कर नहीं सकते,
अगर आप जो सरप्लस दूध आ रहा है तो आप उसका अच्छा, अगर आप भाव और कम नहीं करेंगे 3-4 रुपए, हमने तो ज्यादा, देखिए हमने तो कम ज्यादा नहीं किया, क्योंकि अगर और ज्यादा करेंगे तो आपके पास इतना दूध आएगा कि आप उसको ले ही नहीं पाएंगे। फिर किसान बोलेंगे कि दूध ले नहीं रहे, भाव है। तो आपको डिमांड सप्लाई को मैच करना पड़ता है। मैं पुष्पिंदर जी से एग्री करता हूँ कि कुछ इस जो किसान की जो मजबूरी है उसका फायदा उठाते हैं, और 20, 21, 22 रुपए महाराष्ट्र में जो दूध के भाव इसके गाय के 32-33 थे, आज 21-22 हो गया था, जबकि अमूल ने 27-28 गाय का दूध का भाव रखा ही हुआ अभी तक, और हमने वहां पे 19 लाख लीटर दूध ले रहे हैं सिर्फ तो महाराष्ट्र सर ऐसे में ये बताएं कि आप कोऑपरेटिव मॉडल को देश भर में किस तरह से खड़ा किया जाए, इसमें सरकार की आप क्या भागीदारी देखते हैं? किस तरह से जो छोटे मझले जो दूध के किसान हैं, जो डेयरी उद्योग में लगे हैं, उन्हें इस संकट से उबारा जा सकता है? क्या राह दिखाना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया, और इस 15,000 करोड़ से अगर चाहें तो 5 करोड़ लीटर ऑफ एक्स्ट्रा कैपेसिटी डेयरी प्रोसेसिंग सप्लाई चेन में बांध सकते हैं, जो इस वक्त सिर्फ भारत में 11 करोड़ लीटर है। और ये जो 5 करोड़ अगर आप कैपेसिटी सप्लाई चेन ऑर्गेनाइज सेक्टर में देंगे तो इससे तकरीबन 30 लाख भारत के गांव के लोगों को, परिवारों को रोजगार मिलेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ऑपरेशन फ्लड में किया था, अमूल मॉडल को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने पूरे भारत में रेप्लिकेट किया। तो हमको क्या करना है कि ये जो 15,000 करोड़ है, कोऑपरेटिव मॉडल को पूरे भारत में ऑपरेशन फ्लड के जरिए या व्हाइट रेवोल्यूशन 2 करना पड़ेगा। और जो राज्य है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, जहाँ पे कोऑपरेटिव या ऑर्गेनाइज सेक्टर का ज्यादा शेयर नहीं है, और ये स्टेट ऑफ मिल्क डेफिसिट भी है। अगर यूपी की बात करें, वेस्टर्न यूपी ठीक है, ईस्टर्न यूपी बिहार का मिल्क डेफिसिट है, बाहर से दूध वहां जाता है। तो यहाँ पे ये डेवलप करने की, पर देखिए सरकार तो फैसिलिटेट कर सकती है। सबसे जरूरत है आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए और प्रोफेशनल चाहिए। सरकार आपको शुरू में मदद कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड दे देगी, पर उसको जमीन को उतारने के लिए तो जो किसानों के नेता चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में सोच के, अगर अमूल आज नंबर 1 है भारत में और विश्व में भी, जो किसान नेता त्रिभुवनदास पटेल ने अपना जिंदगी दे दिया, डॉक्टर कुरियन ने दी, तो ऐसे लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि वो करें। देखिए बातें तो सब कर लेंगे, हमारे पास रोज 10 प्रपोजल आते हैं कि आप हमारे स्टेट में आके कर दो, हमारे स्टेट में आके। वो अमूल का काम ये नहीं है, वहां के किसानों का ये काम है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। और किसान ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप को रखे जो किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा काम कर सके। सर बस आखिरी में आप ये बताएं कि जो शॉर्ट टर्म में आपका क्या सुझाव है, टॉप 3 स्टेप्स आज के हालात में डेयरी किसानों के लिए? देखिए, एक थोड़ी सी पेशेंस रखें, क्योंकि प्री कोविड से पहले भी सब लोग बोल रहे हैं कि भारत में दूध की दिक्कत है और बाहर से 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट किया जाए। भारत सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि उनकी बातों के आगे झुके नहीं। जितनी बड़ी बड़ी डेयरीज थे, उन्होंने आके सस्ता दूध लेके सर और माने नहीं। ये अभी कोविड में दूध का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, लॉकडाउन में दूध का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है। हाँ, जो होटल, रेस्टोरेंट, शादी ब्याह की डिमांड टेम्पररी कम हुई थी, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखेंगे 30 से 45 दिन लगेंगे। जो राज्य में दूध का भाव सबसे कम है वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि किसानों ने, जैसे आपने बोला, चारे की प्राइस बढ़ गई, चारा कम खिलाया होगा है और इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, तो दूध का प्रोडक्शन जहां इफेक्ट होगा, पाइपलाइन में स्टॉक है नहीं क्योंकि लोगों ने लिया नहीं, खपत बढ़ेगी, भाव भी बढ़े नहीं है। तो जैसे ही खपत बढ़ेगी पीछे। अब पोल्ट्री में क्या हुआ, लॉकडाउन में चिकन के भाव 70-80 पे कोई लेने वाला नहीं। हमारे साथ लव कुश हैं बिहार से, जो कि A2 फार्म चलाते हैं और मार्केटिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के फैसले इनके हाथ में हैं। अपने फार्म को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। लव, आपकी किस तरह के इंसाइट्स हैं इस कोरोना काल में, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और जो छोटी और मझोली डेयरीज हैं उनको बुनियादी क्या दिक्कतें हैं इस वक्त? जी, हाल के दिनों में जो सबसे बड़ी समस्या हुई है
उसका सबसे बड़ा कारण है कि पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है अभी हमारे बिहार में, वो 1 लीटर के लिए हम लोग को 27 रुपये खर्चने पड़ते हैं। जो ड्राई फोडर है, जो ग्रीन फोडर है और जो फीड हम लोग देते हैं अपने पशुधन को, तो उनका प्राइस अचानक से काफी बढ़ गया है, जिस कारण से हमारा प्रति लीटर 27 रुपया तक का खर्च होता है। वहीं जब हम बात करें डेयरी की, तो हमें पर लीटर लगभग 30 से 35 रुपये तक की प्राइस मिलती है। अब जब आप पूरा डेयरी का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कोई भी डेयरी में अगर 20 गायों की हम बात करें, तो उसमें 8 गायें ड्राई पीरियड में होती है, जिनसे दूध नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर पूरा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो हर डेयरी को, छोटे से छोटे डेयरी को महीना में 20 से 50 हज़ार का नुकसान हो रहा है, और जो बड़े डेयरी फार्म है, उनको भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे डेयरी फार्म बंद हो गए हैं, बहुत सारे डेयरी फार्म किसी तरह सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा में बिहार का बड़ा से बड़ा डेयरी फार्म भी नहीं है। हम लोग का भी डेयरी फार्म आजकल नुकसान में ही चल रहा है। जी जी पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे कि आप हमेशा से बोलते हैं कि कृषि में इसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है जो डेयरी उद्योग है, ये साल भर लोगों को आमदनी देता है, छुट्टा पैसा देता है, खासतौर से महिलाओं की बात करें, छोटे सीमांत किसानों की। तो अब जो ये दिक्कतें सोढ़ी साहब ने रखी हैं प्राइस को लेकर, आपका इस पर क्या व्यू है और क्या होना चाहिए, आगे की राह अब क्या हो? नहीं, देखिए, ये बात सोडी साहब की बिल्कुल ठीक है कि अभी जो है डिमांड गिरी है, जो विशेषकर जो होरेका सेक्टर कहते हैं, होटल रेस्टोरेंट और कैंटीन वगैरह वो सब चीज़ें हैं, या शादी ब्याह है, वो डिमांड कुछ गिरी है। लेकिन इस वक्त यदि सरकार भी इसमें स्टेप इन करे, जैसा कि हमने बीच में भी कहा है, सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि जब भी दूध के रेट काफ़ी ज़्यादा गिरने लगे, तो इसमें कुछ जैसे 45 रुपए का रिजर्व प्राइस यदि रखा जाए, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको 4-5 रुपए प्रति लीटर की मदद यदि सरकार की तरफ से डायरेक्टली हो जाए, तब भी काफी बड़ा भला हो सकता है। जो स्टैटिस्टिक्स यदि आप समझे, लगभग 20 से 25 करोड़ लीटर के आसपास दूध प्राइवेट और जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर या तमाम कोऑपरेटिव सेक्टर मिलकर के खरीद बेच रहा है। तो इसमें आप 25 करोड़ लीटर का मतलब समझ लीजिए कि यदि 4-5 रुपए का नुकसान हो गया, तो किसान का लगभग 100-125 करोड़ रुपए का प्रतिदिन लॉस हो रहा है। इसमें से जो 1/3 के आसपास जो माना जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो 7-8 करोड़ लीटर हो गया। अमूल, जैसे सोडी साहब भी पहले बता रहे थे कि 2.5 करोड़ लीटर के आसपास की परचेज इनकी है। तो यदि अमूल को और अमूल जैसी संस्थाओं को 4-5 रुपए प्रति लीटर का एक सपोर्ट दे दिया जाए, तो ये लोग अपने रेट को अच्छे रेट पे थामे रहेंगे। उसकी वजह से पूरा मार्केट मजबूर होगा रेट्स को अच्छे ऊपर ले जाने के लिए, और सरकार का भी बहुत ज्यादा इसमें जो है खर्चा नहीं होगा। एक इसका 2.5-3 हजार करोड़ का बजट यदि बना दिया जाए कि जब भी दूध के रेट इससे कम होंगे, तो तुरंत हम जो है अमूल जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करके और सारे देश में दूध के रेट उसके माध्यम से ऊपर उठाए जा सकते हैं। तो ये तो एक जो है इसका एक तरीका हो सकता है। जी यानी आपको लगता है कि एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जैसी एक योजना सरकार की तरफ से यहाँ आनी चाहिए? जी, जैसे भावांतर योजना थी, यदि 45 तक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, जैसे इस टाइम। अगर 40 के आसपास आ गया तो 5 रुपए लीटर जो है दे दे, तो उसमें सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये 1/3 इकोनॉमी जो है रूरल इकोनॉमी, ऐसा जैसे राजस्थान सरकार ने किया, इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने किया, 10 लाख लीटर दूध खरीदा 25 रुपए में, राजस्थान सरकार ने भी 2 रुपए दिए। लव, आपके पास जाना चाहेंगे। ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि महंगा चारा है और कम दाम के चलते किसानों का बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको दूध के दाम नहीं मिल रहे हैं, महंगा चारा होता जा रहा है। आप किस तरह की व्यवस्था लाने की दरकार है, आप किस तरह का सुझाव देंगे? क्या हो सकता है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, युवा उन्नतशील दूध किसानों से प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अपील की थी कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लाइए, फ्रेश आइडियाज लाइए। आप एक ऐसे किसान हैं, आप बताएं कि क्या आपकी राय है इस पर? सबसे जो जरूरी चीज है कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना होगा। और जब से हार्वेस्टर का कल्चर हुआ है, तब से हमारे जो भी ड्राई फोडर होते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में उनके कीमत में तकरीबन 300% की बढ़ोतरी हुई है। तो हमें पहला तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना होगा। जैसे बिहार की ही बात कर ले, तो हम जो गायों को ग्रेन फीड खिलाते हैं,
तो हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी अभाव है। तो जिस राज्य में जिस अनाज की बहुलता है उससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठानी होगी, ताकि फीड जी वहीं बने और वहीं के किसान इसको खरीदे, ताकि कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो कॉस्ट लगता है वो ना लगे और किसानों को अंतुगतवा सस्ते दाम पे फीड मिले। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जो ड्राई फोडर के लिए मशीनरी जी डेवलप किया जाए, ताकि जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं खेतों में, जो धान और गेहूं के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, हम उनको अपने गायों को खिला सके, जिससे हमें कम दाम में फीड उपलब्ध हो सके। और दूसरा कि जी रेट जो इतना कम मिल पा रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो किसान भाई खुद से कंज्यूमर तक पहुंचे हुए हैं उन्हीं का डेयरी सस्टेन कर रहा है। पिछले खास करके लॉकडाउन के टाइम में छोटे और मंझौलों मिला के तकरीबन 20% तक की डेयरी बंद हो चुके हैं और इससे काफी निगेटिव असर पड़ा है। जो भी युवा साथी लॉकडाउन में वापस घर आए हैं वो डेयरी स्टार्ट करने से हिचक रहे हैं। तो इन दो चीजों पे काम जी करके स्थिति में बहुत हद तक सुधार लाया जा सकता है। जी शुक्रिया। पुष्पेन जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अब इस वक्त हाल ही में आज प्रधानमंत्री ने अब गरीब कल्याण रोजगार योजना भी शुरू की और तमाम तरह के दायरे खोले हैं, जो लोग श्रमिक अपने अपने इलाकों में पहुंच गए हैं। अब अगर आपको क्या लगता है, कोई अगर डेयरी में अपना हाथ आजमाना चाहे तो क्या उसके हाथ जलेंगे, क्या स्थिति है? देखिए, डेयरी ऐसा काम नहीं है कि वो तुरंत शुरू किया जा सके, इसमें थोड़ा समय लगता है। और जो ब्रीड्स हैं वो उनको लाएगा, पालेगा, फिर जा करके होगा। तो वो भी अचानक कहीं से पैदा नहीं हो रही है, एक रेट है जिससे जो है होगा। तो डेयरी में तो फिलहाल जो भी एंटर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है सरप्लस दूध चल रहा है और डिमांड कम है, तो अभी तो दिक्कत होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने 2-3 चीजें, रिजर्व प्राइस रखने का, जी कुछ 5-7 रुपए का मदद दे देने की, और तीसरा ये जो हमारे अभी कोविड की स्थिति चल रही है महामारी की, इसमें यदि हम क्वारंटाइन सेंटर्स में मरीजों में बच्चों में, क्योंकि कुपोषण भी बहुत ज्यादा है हमारे देश में इस वक्त, मिल्क का पाउडर बना करके यदि सीधा सरकार जी कोऑपरेटिव से, जैसे अमूल है, इनसे खरीद ले तो इनको भी मदद मिल जाएगी अच्छा रेट देने में, और सरकार के पास भी जो है कुपोषण दूर करने के प्रयास होंगे, तरीके होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं कि इसकी डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। मिड डे मील स्कीम में आप डाल सकते हैं, आंगनवाड़ियों में दे सकते हैं, दूध को बच्चों को दे सकते हैं, तो इससे जी काफी ज्यादा जो है लाभ हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर वास्तव में अगर आप दूध किसी को देना चाहें तो काफी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ सकती है, लेकिन परचेजिंग पावर ना होने की वजह से अभी उतना दूध नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। लेकिन ये बढ़ाया जा सकता है इसमें डेफिनेटली। जी सोटी साहब, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी कि आने वाले दिनों में आपने बोला कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, आगे के लिए आपका क्या सुझाव? मैं अनिका जी, बिफोर आई गिव, मैं अपना सेंस में, पुष्पिंदर जी ने जो आइडिया दिया कि 4 से 5 रुपए लीटर किसानों को सब्सिडी मिले, एमएसपी हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, विश भी करता हूँ, सपना भी देखता हूँ कि मिले, पर आपको देखना पड़ेगा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। भारत में अगर 50 करोड़ लीटर दूध रोज प्रोडक्शन होता है, 20 करोड़ किसान के पास रहता है, 30 करोड़ सरप्लस है, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ लीटर इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे, कैसे करेंगे? हाँ, अब देखिए, कर्नाटका में सरकार पिछले 10 साल से आज की तारीख में 5 रुपए लीटर सब्सिडी दे रही है और सिर्फ कॉर्पोरेटिव सेक्टर को दे रही है। उससे उन्होंने कर्नाटका में भाव को मेंटेन कर रखा है। तो अगर ये सब्सिडी देनी है तो आप 100% दूध तो सरकार खरीद नहीं सकती, ना ही सिस्टम है। एमएसपी में क्या होता है कि सरकार सारा जी अनाज ले सकती है, एफसीआई के थ्रू क्षमता है। अभी हमारे पास कैपेसिटी, तो जो मैंने बोला 15,000 दूध नहीं करोड़ खरीद रुपए सकती, क्षमता लेकिन बढ़ा। वैल्यू चेन्स बढ़ा सकते हैं, जो खरीद केंद्र हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में कुछ खरीद केंद्र बढ़ जाएं, जो अभी की स्थिति से जो किसान हैं वो उबर जाएं। और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली, जैसे सभी जानकारों का ये कहना है कि जो ये स्थिति आई है, इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जल्दी से जल्दी किए जाएं, ताकि जो कोरोना का ये नॉक है, इससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकें और कुछ बेहतरी की तरफ चलें। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर तफसील से हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया, और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।